सामा गाज़ी साहब वेलकम टू द शो। मुझे ये बताएगा जो अली अमीन गंडापुर साहब की कल की स्टेटमेंट सामने आई, पहले तो वो गायब रहे और जब आए तो वो एक अलग ही भौचाल के साथ, अलग ही तूफान के साथ वो मंजर यहाँ पर। उन्होंने कहा कि अपनी पॉलिसी अपने पास रखें, खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। ये पॉसिबल है एक सूबे के वज़ीर आला के लिए कि वो रियासत को या रियासती मामलात को एक साइड पर रख के खुद कहे कि हाँ मैं अफगानिस्तान जाकर इन मामलात पर गुफ्तगू करूंगा? देखिए, जब एक विफाक है तो उसमें कुछ जिम्मेदारियां विफाक की हैं, कुछ सूबों की हैं, लेकिन प्राइमरी जिम्मेदारी सूबे की भी आती है अमन अमान की सूरत हाल की। जहां तक वफ्त भेजने की बात है, उन्होंने कहा जी फिर मुझे भी इजाजत दें। उनके अल्फाज गालिबन इस तरह के, फिर मुझे भी चाहिए कि मैं भी वफ्त भेज दूं। मौलाना फजलुर रहमान साहब गए थे अफगानिस्तान, ना वो वजीर खारजा है, ना वो वजीर दिफा है, कोई मेरा ख्याल है हुकूमती ओहदा भी उनके पास नहीं है। किसने उनको भेजा था, किस लिए भेजा था? क्योंकि उनका वहां असर रसूख है। अब वो कहते हैं कि फिर हमारा भी असर रसूख है, हमारे भी ताल्लुकात वहां पर हैं, फिर आप हमें दे दें इजाजत। अगर वो नहीं बातचीत कोई बन रही, बॉर्डर किसके कंट्रोल में है? सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में तो नहीं है। तो बॉर्डर किसके पास है कि जहां से दखल अंदाजी हो रही है या आ रहे हैं जा रहे हैं? तो कहते हैं हम उनसे बात कर लेते हैं। आप विफाकी सतह पर बैठे हो, कहते हैं मैं अपेक्स कमेटी में बैठा हूं लेकिन वहां मेरी नहीं सुनी जा रही, तो वो फिर आकर उन्होंने यहां बात कर दिया। असल में हो ये रहा है कि किसी की गर्दन भी दबाई जाए, उसको थप्पड़ भी मारे, तशद्दुद भी करेंगे, लेकिन बात यह है कि चीखना नहीं है, आवाज ना निकले तुम्हारे साथ जो भी कर रहे हैं चुप करके तुमने सहना है। अब वो एक कंटिन्यूटी देख रहे हैं। हो सकता है उनको कुछ एश्योरेंसेस भी दी गई हों, चाहे वो 22 अगस्त का जलसा हो, उससे पहले इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस हैं, वो जिस तरह दिन रात लगे उन्होंने पूरी एक तमहीद बांधी है कि ये हुआ। देखिए, इस वक्त बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। जब से ये हुकूमत आई है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इनकी तवज्जो इस तरह से है कि हमने अपना इक़्तिदार किस तरह से आगे ले जाना है। जितनी कानून साजी हुई है, आप देखिए जिस तरह हम यहां बात कर रहे हैं, आइन के अलावा कोई और हल नहीं है कि जो आइन में लिखा है उस पर सब चले। क्या आइन में नहीं है कि आपने बल्दियाती इलेक्शंस करवाने? आप देखिए यहां पर कानून साजी हुई जिसकी वजह से सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि जी फिर दोबारा इस्लामाबाद के इलेक्शंस ना हो। ये काम हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल, आप तहरीक इंसाफ को छोड़ दें एक मिनट के लिए, जी वो बड़ा गलत कर रहे हैं, उनके पास 2/3 क्या 3/4 मेजोरिटी भी है, फिर भी आप सेनेटर्स नहीं उनके बनने दे रहे, मखसूस नशिस्तें आप उनके पास नहीं आने दे रहे थे। आप उनको मारते जाएंगे, चीखें और ज्यादा जोर से निकलेंगी। मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं। उनका स्टेक कहां है? बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा उनका है। अवामी नेशनल पार्टी को आप देखिए, उसका ताल्लुक कहां से है? खैबर पख्तूनख्वा से। वो क्या बातें कर रहे हैं? आप कोई एक जमात मुझे बता दें, पीपल्स पार्टी और नून लीग का इतना वहां स्टेक नहीं है। था किसी दौर में, अब भी उनके वोटर्स होंगे, लेकिन अब जितनी जोर से कोई बात करता है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, माजरत के साथ नहीं होनी चाहिए, बहुत खतरनाक सूरत हाल है, लेकिन उसको उतना वोट पड़ता है। अभी हाल ही में ज़िमनी इलेक्शन हुए कबायली इलाकों में, वहां पर साबिका कबायली इलाके, वहां पर तहरीक इंसाफ हार गई, अवामी नेशनल पार्टी जीत गई, क्योंकि उन्होंने ज्यादा खतरनाक बातें की हैं। आज मौलाना साहब ने असेंबली में खड़े होकर कह दिया कि जी इदारे अपने अंदर देखें। ये तो फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं। तो जितनी खैबर पख्तूनख्वा की जमातें हैं, कुछ तो है, कोई तो वजह है कि उनको ये लग रहा है कि अवाम के सेंटिमेंट ये है कि ये बात जितनी ज्यादा जोर से की जाएगी, जितना ज्यादा इस तरह से बोला जाएगा, उतना हमें वोट पड़ेंगे। तो इस चीज पर गौर करने की जरूरत है। रिजवान रज़ा साहब, वैसे बात तो बिल्कुल दुरुस्त है और कई जगहों पर ये बातें हो भी रही हैं कि ऐसा क्या है कि जो कोई भी फौज मुखालिफ बयानियां लेकर आता है मंजर यहाँ पे, या फौज मुखालिफ गुफ्तगू करता है, हाँ जी, हमें एस्टैब्लिशमेंट, हमें अल्फाज के चुनाव में ध्यान से करना चाहिए। से बात हो रही है। डर गई। चले आप जो भी कह लें, आप चले जी, फौज मुखालिफ जो भी कोई लफ्ज इस्तेमाल करता है, बोल गई थी मेरी बहन जो है नहीं, रिजवान रज़ा साहब ने हाल ही में पीटीवी ज्वाइन की, वो ऐसी बातें कर सकते हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताइए रिजवान साहब, आपने आज पब्लिक पे बैठे हैं, पीटीवी वाला ओपिनियन नहीं देना मुझे, लेकिन फिर भी मुझे बता दीजिए, ये जो सब कुछ चल रहा है, सारे मामला चल रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, जैसे कि सामा गाज़ी ने भी बयान किया कि उन्होंने बारहा कुछ इदारों के नाम लेकर कहा कि एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, तो अब क्या होगा? वो भी एक साइड पर तकिया करके खड़े हो गए हैं कि मतलब एक्सटेंशन वाले मामलात में वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे। ये उन्होंने नहीं कहा। वैसे आप मुझे ये बताएं, आप एंकर हैं, न्यूज़ प्रोड्यूसर साहब से पूछें, हल्का 1/71 के अंदर तब्दीली आई है कि नहीं? मतलब कितने के वोट पड़ गए तब्दीली को? इलेक्शन हो रहा है ना आज वहाँ पर ज़िमनी, तो वो भी हमें बताना चाहिए। अच्छा देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी अपनी सियासत है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तमाम तर मुखालफाना तकरीरों के बावजूद भी वफाक के अंदर वजारत उज़्मा का वोट आखिरी वक्त में आके शहबाज शरीफ साहब को दे दिया था। मुझे अनवर रज़ा करेक्ट करें अगर मैं सही नहीं कह रहा तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अपने लिए बारगेनिंग चिप के तौर पे इस तरह के मौके इस्तेमाल करते हैं, और करना भी चाहिए। और वो किस तरीके से हुकूमत से अपने लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस मांग सकते हैं, और वो करेंगे इसके लिए जो भी सूरत हाल होगी। मैं फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर हुकूमत चाहेगी 2/3 अक्सरियत के साथ कोई तरमीम करना, तो वो उसको बड़े आराम से मैनेज कर लेगी। और पीटीआई के अहबाब जो हैं, आप देखिएगा
हस्बे साबक और तारीख के ऐन मुताबिक ऐन मौके के ऊपर बाइकाट करके या ऐवान से वाकआउट करके उसको फैसिलिटेट करेंगे। हुकूमत ने अब तक जो भी कानून साजी चाहिए है वो कानून साजी उसने की है और पीटीआई ने हमेशा ऐसे ही उसको फैसिलिटेट किया है। वो उस वक्त वाकआउट कर जाते हैं, गायब हो जाते हैं सीन से और यूं हुकूमत खामोशी से कर लेती है। ये अंडरस्टैंडिंग हुकूमत और हर हुकूमत और ट्रेजरी के दरमियान हमेशा रही है और ट्रेजरी अपोजिशन जो है वो इस तरह करके अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा लेती है, अपना मौजूदगी का एहसास भी दिला लेती है और हुकूमत के साथ औकात कार वो क्या होता है जी, कार जो है वो भी बरकरार, तलकात कार जो है वो भी बरकरार रख लेती है। ठीक। अच्छा अनवर साहब, वाकई भी आप सहमत करेंगे रिजवान अजीज साहब की गुफ्तगू से कि मौलाना मुमकिन तौर पर इस बार भी सजे दिखा के कभी मार देंगे? देखिए ज़रा मौलाना फजल रहमान साहब जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे गवर्नमेंट को, उस वक्त तक गवर्नमेंट, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये आनी जो तरमीम है वो पार्लियामेंट के अंदर पेश नहीं करेगी क्योंकि इस वक्त स्टैंडिंग कमेटी के पास ये मामला है। एक बात तो ये है, मौलाना फजल रहमान साहब ने, मैं आपको ये बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट को दो टोक अल्फाज में कहा है, वाजे किया है कि आपने इस इंतखाबात में मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे मैंडेट को चुराया गया है। अगर आपने दूसरों को फैसिलिटेट किया है तो वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं किया गया। एक बात तो ये है। दूसरी बात, तालिबान के साथ मौलाना फजल, मतलब मुझे क्यों निकाला के बाद एक नया वर्जन आया है, मैं क्यों नहीं। जी उन्होंने ये बात वाज़े तौर पर की है। दूसरी बात, उन्होंने देखा जहाँ पर तालिबान के साथ उनके बहुत अच्छे मरासिम हैं अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ पर ये बात ज़हन में रखिएगा कि मौलाना फजल रहमान पर आपको याद होगा कातिलाना हमले भी हुए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को आप लोगों को ये भी याद रखना होगा। तीसरी बात, मौलाना फजल रहमान साहब बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी मुज़ाकरात के रास्ते बंद नहीं किए, दरवाजे बंद नहीं किए, वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो। अब आते हैं ट्रैक रिकॉर्ड पर, हकायक पर। हमने हमेशा माजी से अब तक यही देखा है कि जब भी सहूलतकारी का मामला आता है तो मौलाना फजल रहमान साहब का वोट जो होता है वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ होता है। इस मरतबा ज़रा हालात इसलिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब बहुत नाराज़ हैं इन तमाम हालातों वाक़यात से, इंतखाबात में होने वाली सिचुएशन के नतीजे में। दूसरी बात, आपको मैं ये भी